गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी। सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी में हम भील जनजाति को आज पढ़ने वाले हैं। पिछले कई वीडियो में हमने 10 जनजातियों को लगभग अब तक पढ़ लिया है। ये 11वीं जनजाति है। भारत के संदर्भ में 5वीं जनजाति हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब तक हमने जितनी भी जनजातियाँ पढ़ी थी वो जंगलों में निवास करती थी, कोई कहाँ निवास करती थी। लेकिन ये जो भील जनजाति है ये जंगलों में निवास नहीं करती, ये सभ्य लोगों के साथ ही रहती है। ठीक है, वर्तमान में इनमें जो है सभ्यता का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, शिक्षित भी हो रहे हैं ये लोग। तो देखिए, भील जनजाति का निवास क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ रहते हैं ये लोग, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहाँ रहते हैं? दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान। इनका निवास क्षेत्र हम लिख देते हैं आपको। निवास क्षेत्र कहाँ है इनका? दक्षिणी राजस्थान है। दक्षिणी राजस्थान के अलावा गुजरात है, पूर्वी गुजरात का क्षेत्र। इसके अलावा मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कुछ मात्रा में भी आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनका क्या है? निवास क्षेत्र। यहाँ पे भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली बात की कि ये लोग रहते कहाँ हैं, किसी जलवायु में रहते हैं। जलवायु देखिए, यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण और उपोष्ण प्रकार की जलवायु। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा जो होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो जलवायु होती है उसको उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। और उसके ऊपर की जो जलवायु होती है, नीचे की जो जलवायु होती है, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर मकर रेखा के नीचे, तो ऐसी जलवायु को उपोष्ण जलवायु कहते हैं। तो ये लगभग उष्ण और कुछ मात्रा में उपोष्ण प्रकार की जलवायु में निवास करते हैं, जहाँ का तापमान जो है, तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ जो है वर्षा भी कम होती है, औसत से कम। ठीक है, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में ये लोग निवास नहीं करते। अगर पर्वतों के संबंध में बात की जाए तो अरावली क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा, इन पर्वतों के क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इनका निवास क्षेत्र। अब बात कर लेते हैं इनके भोजन की, वस्त्र की। हमने आपको बताया था 3, 4, 5 टॉपिक आपको लिखने हैं, वही 3, 4, 5 टॉपिक हम लिखने वाले हैं। आर्थिक क्रियाकलाप वगैरह वो जो भोजन और वस्त्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इनका मुख्य भोजन ये जो है मोटा अनाज जो होता है, चावल होता है, इसके अलावा गेहूँ होता है, जो मक्का, बाजरा, ये सभी इनका क्या है? प्रमुख भोजन है, प्रमुख खाद्यान्न चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग ये क्या करते हैं? शिकार भी करते हैं। कुछ लोग शिकार भी करते हैं। भीलों का मतलब ही होता है तीर चलाने वाला, सुना होगा आपने। तो बहादुर पुरुष की भी संज्ञा दी गई है भील को। तो ये लोग क्या है? वनों में आखेट करते हैं, पशुचारण करते हैं और साथ ही साथ वनों की जो उपजें होती है, यानी कि कंद मूल, बेर, फल, फ्रूट, इन सभी का इस्तेमाल भी ये खाने में करते हैं। ठीक है, कुछ लोग इनको बेचते भी हैं। ये लोग कृषि भी करते हैं, कृषि करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और कृषि में फसलों के हेर फेर को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि करते हैं। कौन सी स्थानांतरित कृषि? आपने पढ़ा होगा। स्थानांतरित कृषि 2 प्रकार की होती है इनकी। एक तो होती है चिमाता और एक होती है दजिया। दजिया और चिमाता 2 प्रकार की कृषि ये करते हैं। तो ठीक है, 2 प्रकार की कृषि, दोनों प्रकार की कृषि स्थानांतरित कृषि होती है। झूमिंग कृषि इसको बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है। इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं, कहीं पे क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान में इसको वालरा कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम दिया है। वो अपना मैटर नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने जो कृषि है, इस कृषि को अलग नाम दिया है, दजिया और चिमाता। ठीक है, दजिया किसको कहते हैं गुरुजी? समतल जो मैदान होते हैं, क्या समतल मैदान जो होते हैं, समतल मैदान के भूमि को, वन को काट करके, साफ करके, जला करके ये अन्यत्र दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पे कृषि करते हैं। तो ऐसी कृषि को चिमाता कहा जाता है, सॉरी दजिया कहा जाता है। जबकि चिमाता किसको बोलते हैं? पहाड़ी ढालों पर जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, उनको, जंगलों को जला करके, साफ कर करके, भूमि को, वनों को काट करके, जला करके, उनकी जो राख बनती है, बानी जिसको बोलते हैं, उसी से उसमें उपजाऊ बना जाता है। तो 3, 4, 5 साल तक उसमें कृषि करते हैं। 6, 7 साल, 8, 9 साल तक उसको जो है छोड़ देते हैं। फिर वहाँ पर वनस्पति पनप जाती है, फिर वहाँ पर उस वनस्पति को काट दिया जाता है। इस तरीके से ये आगे बढ़ते रहते हैं और कृषि करते रहते हैं। वर्तमान में ये लोग इस कृषि को छोड़ करके स्थायी कृषि करने लगे हैं, क्योंकि इस कृषि में भूमि का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। ठीक है,
इतनी बात आपके समझ में आ गई है तो ये भी समझ लीजिए ये लोग वर्तमान में पशुपालन भी करने लगे हैं, मुर्गी पालन भी करने लगे हैं। इसके अलावा मछलियों का पालन भी ये लोग कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनको प्रोत्साहित किया है। सरकार ने इनको अपनी कंडीशन से बाहर आने के लिए यानी कि विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया है। तो उस प्रोत्साहन के तहत ये लोग वर्तमान में मत्स्य पालन, मछली पालन के साथ साथ पशुपालन और कुक्कुट पालन वगैरह ये सब कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लोग जो है शाक सब्जियां भी उगाते हैं, फल फ्रूट भी उगाते हैं, उनको बाज़ार में ले जा कर के बेचने का इनका कार्य भी है। ठीक है, ये भोजन भी हो गया, इनका आर्थिक क्रियाकलाप भी हो गया। साथ ही साथ अब बात करते हैं ये लोग जो है वस्त्र कैसे पहनते हैं। कैसे पहनते हैं वस्त्र? ये लोग वस्त्र पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। महिलाएं जो है घाघरा, लुगड़ी, चोली वगैरह ये सब पहनती है। और इसके साथ साथ पुरुष लोग सिर पे सांपा बांधते हैं। ध्यान रखिएगा इनके जो वस्त्र होते हैं वो प्योर सूती होते हैं। सूती कपड़े अक्सर पहनते हैं। उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल ये कब करते हैं? उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल केवल और केवल सर्दियों के दिनों में करते हैं, सर्दी से बचने के लिए। ठीक है, इसके अलावा महिलाएं सिर पर सूती ओढ़नी पहनती है। महिलाओं के विशेष आभूषण हैं, बहुत सारे आभूषण हैं। ये आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा महिला का। इस चित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के आभूषण हैं। उन अलग अलग प्रकार के आभूषण यानी कि ये हाथ में भी पहनते हैं, सिर में बोरला पहनते हैं, गले में हंसली पहनते हैं, चांदी के कड़े पाँव में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं, ये वगैरह वगैरह सब कुछ ये लोग जो है इनकी महिलाएं जो हैं ये पहनती है। ठीक है, देख लीजिए आप कितने सारे इसने आभूषण पहने हुए हैं। चांदी के आभूषण अक्सर होते हैं। ठीक है, चांदी के। और ये जो हाथों में जो पहनते हैं कहा जाता है कि हाथी दांत के बने हुए हैं, लेकिन आजकल ये प्लास्टिक के उपलब्ध है, उसी प्लास्टिक के लोग पहनने लगे। ठीक है, आवास इनके घरों की बात कर लें तो इनके घरों के छोटे छोटे गांव होते हैं जिनमें 20 से 25 तक झोपड़ियाँ पाई जाती है। और इनके गांव को पाल कहा जाता है और बड़े गांव को फाल कहा जाता है। ठीक है, छोटे गांव को पाल कहते हैं और पाल या पल्ली, बड़े गांव को फाल कहते हैं। ठीक है, ये दो बातें आप इसमें याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ इनके घर को कू कहा जाता है। क्या कहते हैं? कू। कुकड़ू कू नहीं, केवल कू। इनके घर को कू कहा जाता है, जो बांस का झोपड़ी टाइप बना हुआ होता है। एक छोटा सा मकान होता है, पत्थर, मिट्टी, बांस, लेपा लोपी करके उसके ऊपर मांडने वाड़ने बना करके ये अपने घर को तैयार करते हैं। अक्सर हम देख लेते हैं आसपास हमारे जो ग्रामीण सभ्यता के लोग हैं वो भी इसी तरीके के घर बनाते हैं जिस तरीके का इनका घर होता है। ठीक है, इनके घरों के ऊपर जो है कई प्रकार की बेलें चढ़ी होती है। तुरई की बेल होती है, लौकी की बेल होती है, घिया जिसको बोलते हैं यहाँ। और इसके अलावा सेम की फलियों की जो बेलें होती है वो बेलों से इनका घर लदा लदा होता है। यानी कि कहा जा सकता है कि छोटी मोटी मात्रा में ये क्या करते हैं, कृषि भी अपने घरों के आसपास कर लेते हैं। उस कृषि की जो बेलें होती है वो साल भर लगी रहती है। बेलें एक बार चढ़ गई तो उसकी वो सूख भी जाएगी तो भी ऊपर ही रहेगी। इस तरीके से इनकी बेलें लगी हुई थी। ठीक है, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट बात कुछ नहीं, ध्यान रखना। पाल और फाल, छोटे गाँव पाल, बड़े गाँव फाल, कू इनके घर को कहते हैं। ठीक है, एक गाँव में लगभग 25 से 250 तक झोपड़ियाँ या घर इनके होते हैं। दूर से देखने पर इनका गांव एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है। सामाजिक प्रथा में अगर बात कर लेते हैं हम, सामाजिक प्रथा में सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें बाल विवाह नहीं होता। क्या? बाल विवाह नहीं होता। ठीक है, इनमें नियम है कि जब तक लड़का 20-22 साल का ना हो जाए, लड़की 17-18 साल की ना हो जाए, जो कि गवर्नमेंट का नियम भी है, उसी तरीके का नियम लगभग इनका, यानी कि बालिग होने के बाद अच्छी तरीके से परिपक्व दोनों लड़का और लड़की हो जाएंगे, उसके बाद इनका विवाह कर दिया जाता है। विवाह की कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रस्म नहीं है, वही रस्म होती है जैसे हमारे यहाँ पर होती है। ध्यान रखिएगा, इस जनजाति में प्रेम विवाह वर्जित है, यानी कि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करके शादी नहीं कर सकते। ठीक है, लव मैरिज जिसको बोलते हैं, अरेंज मैरिज का सिस्टम यहाँ पर लागू है। इसके अलावा बात करते हैं, जब लड़का और लड़की दोनों का मामला सेट हो जाता है, घर वाले उनके कर देते हैं, तो क्या करता है लड़का पक्ष, वर पक्ष क्या करता है, लड़की के पिता को कुछ धन दे के आता है। जैसा हमने पिछले एक जनजाति में पढ़ा था, धन दे के आता है ताकि वो लड़की के दहेज वहेज का इंतज़ाम करे, इनके जो है दावत वावत का, बारात का इंतज़ाम करे। उसके लिए लड़की के पिता को क्या दिया जाता है? धन दिया जाता है।
एक दूसरा एक विवाह की एक प्रथा और है जो इम्पोर्टेंट है, गोल गधेड़ो। क्या है? गोल गधेड़ो प्रथा। गोल गधेड़ो प्रथा के अंतर्गत क्या? तो देखिए, प्यार तो कर नहीं सकता कोई किसी से, प्यार तो अंधा होता है ना भाई, उसमें पता थोड़ी होता है भाई क्या होता है क्या नहीं होता, और प्यार की आखिर जीत होती है अगर सच्चा होता है तो क्या करते हैं ये लोग, अगर किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, तो वो उसको पाना चाहता है। अब समाज के रीति रिवाज कैसे हैं? समाज के रीति रिवाज तो ऐसे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो समाज से बाहर निकाल दिया जाए या कठोर दंड दे दिया जाए। तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए कोई युवक वीरता और साहस का कार्य कर करके, यानी कि ऐसा कोई कार्य कर देता है जिससे इस समाज की उन्नति हो सके, समाज को ऊंचा दिखाया जा सके, यानी या कोई बड़ा शिकार कर लिया किसी ने या कोई महान कार्य कर लिया, यानी कि वीरता और साहस का परिचय देते हुए कोई लड़का गांव की किसी भी युवती से शादी करने का अधिकार रखता है। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? गोल गधेड़ो प्रथा। शायद आपने 12वीं में इसको पढ़ा होगा। कोई भी युवक, नवयुवक जो वीरता या साहस का कार्य दिखलाते हुए किसी भी भील युवती से विवाह करने का या किसी भी भील युवती को चयन करने का अधिकार रखता है, इस प्रथा को गोल गधेड़ो प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अन्य सामाजिक प्रथाओं में इनके जादू टोने में विश्वास होता है, भूत प्रेत में इनको विश्वास होता है। ठीक है। ये लोग मदिरा पान और व्यसनियन दारू वारू खूब पीते हैं। ठीक है। महुआ एक पेड़ होता है, महुआ के पत्तों से बनी हुई शराब का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं तो शिक्षा दीक्षा में इन लोगों को आरक्षण प्राप्त है, सभी क्षेत्रों में लगभग इनको आरक्षण प्राप्त है। तो उस आरक्षण का फ़ायदा उठाते हुए वर्तमान में लोग शिक्षा की तरफ अग्रसर हुए हैं और नौकरियां भी ये लोग पा रहे हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा इनको कई सारे उद्योगों से जोड़ा जा रहा है, यानी कि मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, उन सभी से इनको जोड़ा है ताकि इनके रोज़गार के स्रोत बढ़ सके। ठीक है। साथ ही साथ इनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा कई सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। ये आपकी कौन सी जनजाति थी? भील जनजाति थी। उम्मीद है आपको भील जनजाति के बारे में जितना भी बतलाया गया है वो सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए हम देख लेते हैं इस भील जनजाति को भारत के नक्शे में कि भारत में भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जाए, मैंने आप लिखा कुछ भी नहीं है, मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ भेज चुका हूँ जो आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए नक्शा बनाइए फटाफट से और उस नक्शे में हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है। भारत का नक्शा कहाँ बनाना है? इसको बनाना है। चलिए एक बात सुनिए, आपकी जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस, कभी कभी हिस्ट्री की होती है, कभी कभी ज्योग्राफी की होती है, कभी कभी दोनों एक साथ हो जाती है। ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, हमारी जब भी क्लास होगी 12 बजे होगी और आप में से जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, वो सभी अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं, लाइव क्लास लेने के इच्छुक, क्योंकि लाइव क्लास में आपके समस्या समाधान क्लास है। ठीक है। तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए ताकि मैं आपको लिंक भेज सकूं। ठीक है। इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल नहीं करना आपको। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 8104152712। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए ताकि, और व्हाट्सअप पे आपका नाम ज़रूर लिख देना। ठीक है। नाम और क्लास का नाम ये आप इसमें ज़रूर लिख देना ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई दूसरी बात ना हो। ठीक है। तो इस नंबर पे आप मुझे अपने नंबर व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके पास लिंक दूंगा उस लाइव क्लास का ताकि आप सभी लाइव क्लास में एक साथ जुड़ सके। हमारी हफ्ते में 2 दिन लाइव क्लास, 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन लाइव क्लास BA फाइनल ईयर की होती है और 2 दिन BA सेकेंड ईयर की होती है और 1 दिन हमारी जो है फर्स्ट ईयर के लिए रिजर्व है। ठीक है। इस तरीके से हमारी लाइव क्लास होती है। गूगल मीट पर भी हमारी लाइव क्लास होगी। ठीक है। गूगल मीट पर भी हमारी लाइव क्लास होगी। लगभग यूँ समझ लीजिए अब रोज़ाना हम आपसे जुड़े रहेंगे। ठीक है।
तो गूगल मीट पे भी आपकी लाइव क्लास हो रही है और हमारे चैनल पे तो हो ही रही है, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप हमसे लाइव भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मुझे आपकी लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी, बहुत से बच्चे हैं तो मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चे हैं, 2000 तकरीबन बच्चे हैं मेरे पास कॉलेज में ज्योग्राफी के। 700 बच्चे तो फर्स्ट ईयर के हैं, 700 बच्चे आप लोग हो गए, और जो सेकेंड ईयर के लगभग 450 आसपास बच्चे थे, 700 700 1400 450, इस तरीके से 1800 1900 बच्चे हो गए, और 40 और 40 फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं एमए के, 40 फाइनल ईयर के बच्चे हैं, और 40 अब जो नए आए हैं वो है। इस तरीके से 120 बच्चे ये भी हो गए। इस तरीके से मेरे पास लगभग 2000 बच्चों का ज़ख़ीरा है, तो मैं सभी को खुद की तरफ से मेल नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपना नाम और क्लास का नाम लिख करके मुझे इस नंबर पे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मुझे कोई दुविधा ना हो। ठीक, चलिए अब हम इसको दर्शा लेते हैं। ये देखिए, हम भारत का नक्शा बना रहे हैं। भारत का नक्शा मैंने आपको पिछली बार भी बनाना सिखाया था। आप इस तरीके से गोलाई कीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। गोलाई करते हुए आप लेके आएंगे तो यहाँ अंदर ले जाने के बाद थोड़ा सा इसको बाहर लेके आइए, इस तरीके से ले आए, फिर इसको इधर ले जाइए पकड़ करके और राजस्थान का जैसलमेर बना दीजिए। बना दिया, फिर इसको नीचे लेके आइए अंदर की तरफ लेके आइए, तो फिर इसको बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद इसको इस तरीके से शेप दे दीजिए, कोई सी भी शेप दे दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये गुजरात वाला क्षेत्र बनाते समय ये सबसे बाहर की तरफ निकला होना चाहिए। राजस्थान बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं होना चाहिए, राजस्थान थोड़ा अंदर होना चाहिए, ये बाहर की तरफ होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ से इसको बाहर ले जाके इससे इधर की तरफ ही, ठीक है, यहीं से इसको इस तरीके से मोड़ देना है कर्व के रूप में, ठीक है। और ये ऐसा बनाना है अर्धचंद्राकार, और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करते हुए, यानी कि यहाँ पर हमको खंबात की खाड़ी बनानी है, ठीक है। खंबात की खाड़ी बनाना, मैं आपको, मेरा मुख्य उद्देश्य केवल नक्शा बनाना है, लेकिन ये नक्शा सही नहीं रहेगा क्योंकि आपको नीचे का नहीं दिखाई देगा। मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए थोड़ा सा ऊपर से बनाता हूँ इसको, ताकि हमको पूरा नक्शा सही से नज़र आ जाए। ये देखिए, ये बन गया है। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे ले जा करके और आप ये राजस्थान वाला क्षेत्र बनाइए, फिर इधर कर दीजिए अंदर, फिर यहाँ से ये गुजरात वाला क्षेत्र, ध्यान रखिए गुजरात वाला क्षेत्र थोड़ा बाहर निकलेगा। सरक्रिक गुजरात आखिरी सीमा है हमारी पश्चिम की। इस तरीके से आपने बना दिया, तो फिर जितना आपने बनाया है इतनी ही लंबी एक रेखा, इसको नाप लीजिए आप यहाँ तक, इतनी ही लंबी रेखा आपको नीचे खींचनी, ध्यान रहे वो इसकी सीधी में होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक आनी चाहिए वो। तो ये हमने इसको यहाँ तक ले लिया, ठीक। यहाँ तक लेने के बाद आप छोड़ दीजिए इसको चाहे, या फिर इसको ऊपर ले करके इस तरीके से ऊपर ले करके ऐसे करके ऐसे यहाँ तक ले आइए आप। यहाँ तक लाने के बाद क्या करना है आपको, इसको पकड़िए और थोड़ा सा बाहर निकालते हुए यहाँ पे आप ये बनाइए, इसको अंदर ले जाके यहाँ पे आप इस तरीके से नेपाल वाला क्षेत्र बनाएंगे, फिर यहाँ पे सिक्किम और ये भूटान वाला क्षेत्र बना। ध्यान दीजिए ये वाला क्षेत्र इसकी सिद्ध में होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। इस तरीके से आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपका नक्शा सही बनेगा, आसान बनेगा। सिद्ध देख लेना एक दूसरे की। फिर यहाँ पे ऐसा बनाना है जैसे शेर ने मुँह खोला हुआ है। फिर यहाँ पे आपको एक छोटे से भारत का निर्माण करना है, छोटे से भारत का हमने निर्माण कर दिया। फिर ये इस तरीके से बनाते हुए हमको ये लीजिए, ये हमने क्या बना दिया, इसको इससे जोड़ देना है। देखिए भारत बन गया अच्छे तरीके से। अब हमको हमने भील जनजाति पढ़ी है, भील जनजाति दर्शाएंगे हम। भील जनजाति को दर्शाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने जो क्षेत्र इसके लिए थे उन्हीं क्षेत्रों में देखिए, ये आपका दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र हो गया, गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, एमपी वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला पूरा क्षेत्र, महाराष्ट्र भी आ गया है इसमें, थोड़ा सा महाराष्ट्र ले लीजिए, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र भी आ गया। ये कौन सा क्षेत्र है, ये भील जनजाति का क्षेत्र, यानी कि भील जनजाति यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पे लिख दीजिए आप भील, और कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में भी, तो यहाँ भी कर दीजिए भील, और ऊपर लिख दीजिए ये उत्तर दिशा है, ठीक है। इंडेक्स में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक ही बनाया तो आपने कोई दिक्कत नहीं, उत्तर दिशा यहाँ पे लिख दीजिए। और इस नक्शे की हेडिंग डाल दीजिए, भारत में भील जनजाति का
निवास क्षेत्र। ठीक है, तो उम्मीद है आज का ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।